हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। जुडिशरी की प्रिपरेशन करते समय हम हमेशा इस बात के ऊपर फोकस करते हैं कि प्री के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं उनकी हम प्रॉपर प्रैक्टिस करते हैं। बट व्हाट अबाउट मेंस, क्योंकि प्री का एग्जाम क्लियर होने के बाद में अगला जो स्टेप होता है वो होता है कि मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करें। और मेंस में हमें करनी होती है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की आंसर राइटिंग। और जो हमने प्रैक्टिस की थी वो प्रैक्टिस अब तक हमने प्री के अकॉर्डिंग की थी, बट मेंस के अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए इसी के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो मेंस में आपको कैसे प्रिपेयर करना है, अपने आंसर को कैसे ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाना है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के आंसर करने होंगे, एक लिमिटेड टाइम होगा आपके पास, और उसमें भी आपको यह भी इंश्योर करना होगा कि आपका जो भी आंसर हो वो आंसर आपका उतना ही इफेक्टिव हो, उतना ही एफिशिएंट हो जितनी एफिशिएंसी यहां पे आपसे डिमांड की गई है। क्योंकि आप आगे चल के एक जुडिशियल ऑफिसर जो है वो बनने वाले हैं। तो यहां पे आपको एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है कि आपका जो भी आंसर होगा वो बहुत ही बैलेंस्ड आंसर होना चाहिए। उसमें जो भी लिखा हो वो क्वेश्चन से रिलेवेंट हो, जिसको हम सुसंगत कहते हैं, कुछ भी इररिलेवेंट ना हो। क्योंकि अगर इररिलेवेंसी होगी तो आपके क्वेश्चन में जो आपने आंसर दिया है उसके इंपैक्ट को वो अपने आप कम कर देगी। तो आज के सेशन में इसी के ऊपर डिस्कशन में करने वाला हूं। कुछ क्वेश्चंस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिससे कि मैं आपको यह बता सकूं कि आपको आंसर राइटिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना है और आप अपने स्किल को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं यहां पे एक क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन एक सीपीसी का आपके सामने है। पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए और फिर मैं आपको यह बताता हूं इस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे करना है और किन बातों का ख्याल हमें यहां पे रखना है। देखिए क्वेश्चन है, in which court a suit for redemption of mortgage of immovable property may be instituted, give reasons and also refer relevant provision। अचल संपत्ति को गिरवी से छुड़ाने के लिए किस न्यायालय में वाद दायर किया जा सकता है, कारण बताइए और प्रासंगिक प्रावधान भी दें। ये यहाँ पे क्वेश्चन है। अब इसका जब मुझे आंसर करना होगा तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए मुझे इसके आंसर को अपने माइंड में पहले आंसर को फ्रेम करना होगा। तो अगर इसका आंसर हमें करना होगा तो आंसर करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन सीपीसी के कौन से प्रोविजन से पूछा गया है। तो अब जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन को देखा और क्वेश्चन को देखते ही मुझे यहां पे ख्याल आया कि ये सेक्शन नंबर 16 से क्वेश्चन पूछा गया है। सो एज पर सेक्शन 16 यानी कि सेक्शन 16 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो अब आपको सबसे पहले ये वाला पॉइंट यहां पे स्ट्राइक करना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के सेक्शन नंबर 16 से पूछा गया है। तो आपको यहां पे रेलेवेंट जो सेक्शन है उस सेक्शन को सबसे पहले कोट करना है। सो सबसे पहले आपको इस बात का ख्याल रखना है कि कोट द सेक्शन फर्स्ट। सबसे पहले आप किसको कोट करेंगे? कोट द सेक्शन। और अगर कोई क्वेश्चन रेलेवेंट ऑर्डर से पूछा गया है तो आपको पहले रेलेवेंट ऑर्डर के बारे में बताना है। सो कोट द रेलेवेंट सेक्शन और द रेलेवेंट ऑर्डर फर्स्ट। अब यहां पे आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका आंसर हम जानते हैं कि नहीं जानते। अगर हमारे माइंड में सबसे पहले उसका रेलेवेंट प्रोविजन स्ट्राइक कर रहा है इसका मतलब हम राइट ट्रैक पे हैं। अब हम अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हैं और आंसर की शुरुआत करने के लिए हम यहाँ पे रेलेवेंट सेक्शन से फर्स्ट लाइन यानी कि आपका ओपनिंग पैराग्राफ जो होगा वो यहाँ पे ये हो सकता है। दिस इज हाउ वी कैन स्टार्ट। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं? उसके बाद में जो क्वेश्चन का रेलेवेंट प्रोविजन है और यहां पे हम कंक्लूजन, उसके बाद जो बेसिकली उस क्वेश्चन में फैक्ट्स दिए गए हैं उन फैक्ट्स को हम लिख सकते हैं और उसके बाद लास्ट में हम अपना एक कंक्लूजन जो है वो दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि प्लीज आप लोग ऐसे पैराग्राफ मत बनाइएगा जिसकी हेडिंग फैक्ट्स हो या कंक्लूजन हो। आप पैराग्राफ बदलिए, लेकिन पैराग्राफ बदलते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको ये हेडिंग नहीं डालनी है कि मेरा कंक्लूजन ये है, फैक्ट्स ये है। आपको अपने माइंड में इस तरीके से अपने आंसर का एक स्ट्रक्चर जो है वो बनाना है। मैं नॉर्मली स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूं कि आपको कितने पैराग्राफ में आंसर लिखना है एक क्वेश्चन का, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। कई बार क्वेश्चन जो है वो बहुत छोटा है तो वहां पे इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है, कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि हर एक पैराग्राफ में
हर एक पैराग्राफ में आप अलग अलग एस्पेक्ट को कोट करेंगे। एक पैराग्राफ में अगर आप रेलेवेंट केस लॉ बताएंगे, साथ में रेलेवेंट सेक्शन या ऑर्डर बताएंगे, तब आपका आंसर जो है वो ज्यादा इंपैक्टफुल होगा। अब देखिए यहां पे अब इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए देखो यहाँ पे सेक्शन नंबर 16 को हमने क्या किया है, सेक्शन नंबर 16 को यहाँ पे कोट किया है और ये बताया है कि ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये किसके ऊपर बेस्ड है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सेक्शन नंबर 16 के ऊपर बेस्ड है। वाद उस स्थानीय सीमा के भीतर न्यायालय में स्थापित किया जा सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में अचल संपत्ति स्थित है। तो वहां संस्थित किया जाएगा जहां विषय वस्तु स्थित है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड था। तो पूरा का पूरा इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड था। तो दिस इज हाउ वी कैन फ्रेम अवर आंसर। तो ऐसे, और ये किसके बारे में था, मोर्गेज के बारे में था। तो आपको बताना है कि ये मोर्गेज के ऊपर क्वेश्चन है, सेक्शन नंबर 16 यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। आप सेक्शन को बताइए और सेक्शन को बताकर इस तरीके से आप अपना आंसर जो है वो फ्रेम कर सकते हैं, जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप इन जो पीडीएफ आप यहाँ पे देख रहे हैं उनको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। अब मैं यहाँ पे आपको एक टेक्निक बताता हूं, और वो टेक्निक क्या है, वो है आपको जो फॉलो करनी है, दैट इज आपको डेली राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आपको करनी है डेली, ठीक है, डेली राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर आप लोग फोकस कीजिए। अब राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर आप किस तरीके से फोकस करोगे ये मैं आपको बताता हूं। और ये जो आपको राइटिंग करनी चाहिए ना, ये आपको करनी चाहिए ऑन वेरियस टॉपिक्स। आपको अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, ऑन वेरियस टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे पूछेंगे कि सर मैं किस टॉपिक के ऊपर लिखूं। अगर आपको अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव करना है तो उसके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि आपने पूछा कि सर आप मुझे एक टॉपिक दीजिए, तो मैं आपको एक टॉपिक बोलता हूं, जिस टॉपिक, जैसे कि मैंने आपको बोला कि फॉर एन एग्जाम्पल आपको जुरिसडिक्शन के ऊपर लिखना है। टॉपिक है आपका जुरिसडिक्शन। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव हो तो आपको मैंने टॉपिक दिया जुरिसडिक्शन। अब अगर जुरिसडिक्शन की बात होगी तो यहाँ पे आप कौन कौन सेक्शन कोट कर सकते हो। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे आप सीपीसी का सेक्शन नंबर 6 यहाँ पे कोट कर दोगे पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन के बारे में। फिर यहाँ पे आपको पता है कि मुझे सेक्शन नंबर 15 को कोट करना है। फिर आपको पता है कि यहाँ पे मुझे सेक्शन नंबर 16 से लेकर सेक्शन नंबर 20 को कोट करना है। फिर आपको ये भी पता है कि अगर मुझे ऑब्जेक्शन के बारे में लिखना है तो सेक्शन नंबर 21 से लेकर 25 तक मैं लिख सकता हूं किसके बारे में, मैं ऑब्जेक्शन के बारे में। यानी कि अगर आपको कोई यहाँ पे क्या है, किसी भी तरह की आपत्ति है रिलेटिंग टू अधिकारिता, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जुरिसडिक्शन, जिसको कि हम कहते हैं, जिसको हम अधिकारिता कहते हैं, तो अधिकारिता के टॉपिक के ऊपर अगर आप 1 से 2 पेजेस बिना देखे अगर आप लिख सकते हो, सो दैट मीन्स ये शो करता है कि हाँ आप सही ट्रैक पे हो। अगर आप लोगों ने ऐसी प्रैक्टिस अभी शुरू नहीं की है तो प्लीज मैं आप सब लोगों को बोलूंगा कि आप ऐसे स्टार्ट कर दीजिए, ऐसे स्टार्ट कर दीजिए। वैसे ही मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आपको सेक्शन नंबर 16 के ऊपर, सेक्शन नंबर, मैं यहाँ पे सेक्शन चेंज करता हूं और मैं आपको बोलता हूं कि आपको अगर मान लीजिए सेक्शन नंबर 12 के ऊपर लिखना है या आपको सेक्शन नंबर 11 के ऊपर रेस जुडिकेटा के ऊपर लिखना है, तो क्या आप रेस जुडिकेटा के ऊपर लिख सकते हैं? या अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको ऑर्डर नंबर 5 के ऊपर लिखना है, समन्स के बारे में लिखना है, तो आप कितना लिख पा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। और ये एक्सरसाइज आपको कितने दिन करनी है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको एटलीस्ट 1 महीने रेगुलर ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि उससे पता है क्या होगा, उससे आपके जो माइंड का, आपका जो ब्रेन है और आपका जो हाथ है उसका कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा। उसके बाद क्या होगा, आप सारी जो बेफिजूल की बातें हैं ना उनको आप अपने आप रिमूव करते जाएंगे, और बेफिजूल की बातों को रिमूव करते करते और आप सिर्फ वही लिखेंगे जो कि रेलेवेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, और इससे आपकी जो आंसर राइटिंग की स्किल है वो इंप्रूव होगी। देखिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से मीडियम से हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं या आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप जुडिशरी एस्पिरेंट ही हैं। तो आपको अपने मेंस आंसर राइटिंग में इन बातों का काफी ख्याल रखना है। आप कितने भी चाहे क्वेश्चन आंसर रीड कर लें, उससे फर्क इतना नहीं पड़ेगा जितना फर्क आप कितने की प्रैक्टिस करके देखते हैं उससे पड़ेगा। और यही बात जजमेंट राइटिंग के ऊपर भी लागू होती है। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन बताता हूं, और ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, ए चेन्नई स्थित अचल संपत्ति के संबंध में की गई गलती के प्रतिकर के लिए वाद दायर करना चाहता है। ए किस न्यायालय में वाद दायर कर सकता है? अपने कारण सहित उत्तर बताएं और मुद्दे पर बनाए गए प्रासंगिक प्रावधान का भी संदर्भ लें।
अब एक बात यहाँ पे और ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें कि आपको रेलेवेंट केस लॉ कोट करने होंगे। रेलेवेंट केस लॉ कोट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपना एक सेपरेट रजिस्टर बनाइए। आप किसी दूसरी बुक का सारा मत लीजिए कि इस बुक में सारे रेलेवेंट केस लॉज हैं, मैं इसी को बार बार पढ़ लूंगा, नहीं, वो सही नहीं रहेगा। जब आप खुद के अपने एक लैंडमार्क केसेस का जब अपना एक रजिस्टर बनाएंगे ना, तो वहां पे वो रजिस्टर बनाने से बहुत सारे केसेस आपको अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि आपने उनको लिख कर प्रैक्टिस किया है। और फिर आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप जितने अपने आंसर्स खुद लिखते हैं उसमें आप कितने केस लॉ कोट करते हैं। तो मेक श्योर आप केस लॉ कोट करें। अब आप मुझसे पूछेंगे सर केस लॉ कैसे कोट करने हैं, तो केस का नाम, साइटेशन और उसका कंक्लूजन, बस इतना आपको कोट करना होता है। केस का नाम, उसकी साइटेशन और कंक्लूजन, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं होती। हर क्वेश्चन में आप केस लॉ बता पाए, देखिए ऐसा संभव नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के ऊपर एग्जाम का प्रेशर होता है, टाइमिंग का प्रेशर होता है, नर्वस होते हैं। लेकिन कोशिश ये करनी है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस में केस लॉ भी कोट करें, क्योंकि केस लॉज और सेक्शन ये तो हमें अच्छे से पता होने चाहिए। ये दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। अब अगर आप ये अगला क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी किसके ऊपर है, ये क्वेश्चन भी बेसिकली एक अचल संपत्ति यानी कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन है। तो अब पूछा गया है कि बताओ यहाँ पे कौन से न्यायालय में, यहाँ पे कौन सी कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है। दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन के आंसर के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप लोग भी आरजेएस मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप लोग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर करना चाहते हो, क्लास में हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हो, या आप जजमेंट राइटिंग सीखना चाहते हो, ऑर्डर राइटिंग सीखना चाहते हैं, जो कि आपके मेंस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं, उत्कर्ष की ऐप के ऊपर हमारा जो आरजेएस मेंस का बैच है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोग आपको आंसर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग और इसके साथ साथ जो रेलेवेंट थ्योरेटिकल प्रोविजंस हैं उनकी भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देते हैं। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उत्कर्ष की ऐप का लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करना और क्लिक करके आप उत्कर्ष की ऐप को डाउनलोड करके हमारे आरजेएस मेंस के बैच में एनरोल कर सकते हो। तो उस बैच में आपको काफी हेल्प मिलेगी अपनी आरजेएस प्रिपरेशन के लिए। बैच में आप लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं, तो जैसा भी आप देखना चाहें। और सबसे अच्छी बात यह है कि बैच में जो भी हम लोग लेक्चर्स में जितने भी क्वेश्चंस करवाते हैं उन सब का पीडीएफ एक्सेस जो है वो आपको अवेलेबल रहता है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन किसके ऊपर बेस्ड था, ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन था ये सेक्शन नंबर 16 के ऊपर बेस्ड था। तो सबसे पहले हमने किसको कोट किया, सबसे पहले हमने सेक्शन नंबर 16 को कोट किया और सेक्शन 16 को कोट करते हुए अब हमें पता है कि केस कहाँ फाइल करना है। अब आपको पता है प्रॉपर्टी अगर दिल्ली में है तो केस दिल्ली में फाइल होगा, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कलकत्ता में है तो केस कलकत्ता में, और अगर चेन्नई में है तो केस कहाँ फाइल होगा, केस चेन्नई में फाइल होगा। खैर, सेक्शन 16 से हमने एक क्वेश्चन देख लिया है, लेकिन अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि सेक्शन नंबर 16 से ना हो, राइट। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो बात करता है एक्स के दो घरों के संबंध में एक विभाजनवाद लाना चाहता है। एक पटना में स्थित है और दूसरा मुजफ्फरपुर में स्थित है। वाद किस स्थान या स्थानों पर संस्थित किया जा सकता है, अपने कारण सहित उत्तर बताइए और इस बिंदु पर प्रासंगिक प्रावधान भी देखें। तो ये लिखा हुआ है, बेसिकली दो प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा है, और एक प्रॉपर्टी पटना में है और दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिए कहाँ है, दूसरी प्रॉपर्टी मुजफ्फरपुर में लोकेटेड है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पे अब वो कहाँ सूट फाइल कर सकता है। अब क्योंकि बात यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कर रहा है, ये बात कर रहा है बेसिकली ऐसी संपत्ति के बारे में जो कि स्थावर संपत्ति है, बट द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे अब रेलेवेंट सेक्शन कौन सा लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले आपके माइंड में यही आना चाहिए कि यहाँ पे क्या सेक्शन नंबर 17 लगेगा या क्या यहाँ पे सेक्शन नंबर 18 लगेगा। तो कौन सा सेक्शन लगेगा, सेक्शन नंबर 18 लगने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे आपको जब सेक्शन समझ में आ गया है तो शुरुआत किससे करनी है, यस, शुरुआत में आपको ये देखिए सेक्शन नंबर 16 जिसमें हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद आपको सेक्शन नंबर 17 बताना है। तो दोनों सेक्शंस को आपने प्रॉपर वे में कोट किया। अब यहाँ पे हमने पैराग्राफ जो है वो देखिए बदल दिया है। जब हमने सेक्शन नंबर 17 की बात करी तो हमने पैराग्राफ को चेंज किया और इस तरीके से हमने यहाँ पे कंक्लूजन देने की कोशिश करी है। अब अगर आप इसके आंसर को रीड करेंगे तो आंसर कुछ इस तरीके से होना चाहिए। देखिए, हर स्टूडेंट की लैंग्वेज जो होती है ना वो अलग अलग होती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे शब्दों का चयन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़े अच्छे वर्ड्स चूज करेंगे तो आपका आंसर जो है वो और ज्यादा बेटर बनेगा।
बेटर बनेगा, और ये अच्छे वर्ड्स को चूज करने की स्किल भी कैसे आएगी, ये भी प्रैक्टिस से ही आएगी। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि आपको अपने आंसर की फ्रेमिंग जो है वो कैसे करनी है, फॉर्मेट आपको कैसे रखना है। यहां पे भी पहले हमने सेक्शन नंबर 16 के बारे में बात करी, जिसमें हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी को बताया, और उसके बाद में हमने सेक्शन नंबर 17 को कोट किया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी एक कोर्ट के जुरिडिक्शन में नहीं है, क्योंकि यहां पे दो प्रॉपर्टी है और दो प्रॉपर्टी दो अलग अलग कोर्ट्स के जुरिडिक्शन में आती है। और जब प्रॉपर्टी दो अलग अलग कोर्ट्स के जुरिडिक्शन में आती है तो वहां पे सीपीसी का सेक्शन नंबर 17 एप्लीकेबल होता है। तो सेक्शन नंबर 17 को यहां पे हमें अप्लाई करना है, और अप्लाई करके सेक्शन नंबर 17 हमने लिखा, और उसके बाद में यहाँ पे अगर हम केस लॉ का नाम कोट कर सकें तो यहाँ पे हमने केस लॉ का नाम भी क्या कर दिया, यहाँ पे हमने केस लॉ का नाम भी कोट कर दिया, और उसके साथ में हमने इस तरीके समझा दिया। अब देखिए केस लॉ को कुछ इस तरीके से कोट करना है कि जिसमें कि बस आपको उस केस लॉ का कंक्लूजन जो है वो बताना है। अब इस क्वेश्चन में हमने सेक्शन नंबर 16 को ही बता दिया, 17 को ही बता दिया, और केस लॉ को बता दिया, और लास्ट में हमने यहाँ पे कंक्लूजन दे दिया। और लास्ट में हमने कंक्लूजन क्या दिया कि जो केस है वो कहीं भी कर सकता है, पटना या मुजफ्फरपुर में दायर किया जा सकता है। यह प्रावधानवाद दायर करने वालों के लाभ के लिए और मुकदमों की बहुलता को रोकने के लिए है। तो यहाँ पे दिस सूट कैन बी फाइल्ड इन एनी ऑफ द कोर्ट, कोई भी कोर्ट में यहाँ पे क्या कर सकता है, वो केस फाइल कर सकता है। सो आई रियली होप ये आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। अब देखिए अगला मैं एक क्वेश्चन आपसे साथ डिस्कस करता हूं, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, जो कि यहां पे देखिएगा, ओके। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि अभी जो हमने क्वेश्चन लिए वो क्वेश्चन नंबर बेस थे सेक्शन नंबर 16 के ऊपर, सेक्शन नंबर 17 के ऊपर, लेकिन अब एक अलग तरह का क्वेश्चन लेते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। दिल्ली में रहने वाला ए कोलकाता में बी के बारे में मानहानिकारक कथन प्रकाशित करता है, और बी पटना का निवासी है। सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधान देते हुए इस मामले में वाद दायर करने के लिए मंच का निर्धारण करें। ए रिजाइडिंग इन दिल्ली पब्लिशेस अ डिफामेटरी स्टेटमेंट अबाउट बी इन कोलकाता, बी इज रेजिडेंस ऑफ पटना, डिटरमाइन द फोरम फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इन दिस केस गिविंग रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये यहां पे पूछा गया है, ओके। इसके बारे में बात करते हैं, इसको समझते हैं। तो आप देखिएगा, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये जो पूरा का पूरा केस है, ये कौन सा सेक्शन यहां पे एप्लीकेबल हो रहा है। अब आपको पता है कि इस पूरे केस में सेक्शन नंबर 16 भी एप्लीकेबल नहीं हो रहा, सेक्शन नंबर 17, 18 तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं। तो क्या यहां पे सेक्शन नंबर 19 एप्लीकेबल होगा कि सेक्शन नंबर 20 एप्लीकेबल होगा। अब आपको पता है कि सीपीसी का जो सेक्शन नंबर 19 है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में है, 19 जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी, रॉन्ग टू मूवेबल एंड पर्संस के बारे में है, और सेक्शन 20 कहता है कि जो केस 19 या बाकी सेक्शंस में कवर नहीं होते उन केसेस को हम किस में कवर करते हैं, उन केसेस को हम सेक्शन नंबर 20 में कवर करते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब इसका आंसर फ्रेम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको यही माइंड अप्लाई करना है कि केस कहां फाइल किया जा सकता है, और दूसरा आपको यह पता लगाना है कि यहां पे रेलेवेंट सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले जब आप इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करेंगे तो फर्स्ट लाइन में आप रेलेवेंट सेक्शन कोट करेंगे, और रेलेवेंट सेक्शन कोट करने के बाद में आपको अल्टीमेटली इस क्वेश्चन के आंसर में यह बताना है कि केस कहां फाइल होगा, क्योंकि यहां पे हमारे पास में 3 लोकेशंस गिवन है। एक लोकेशन है दिल्ली, एक लोकेशन है यहां पे पटना, और तीसरी लोकेशन जो है वो है कोलकाता, वो है कोलकाता। तो दिल्ली, पटना, कोलकाता, वी हैव 3 लोकेशंस। अब सूट कहां फाइल करें। अब इसका सिंपल सा आंसर मैं आपको बता देता हूं कि सूट कहां फाइल हो सकता है। सबसे पहले ऐसे केसेस में हम डिफेंडेंट की, प्रतिवादी की लोकेशन को देखते हैं। प्रतिवादी कहां रहता है, कहां जॉब करता है, बिजनेस करता है, या प्रतिवादी ने कहां उसको पब्लिश किया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब इसका आंसर देखिए। अब आंसर यहां पे कैसे होगा, ये देखिए, बी प्रतिकर के लिए ए के विरुद्ध दिल्ली या कोलकाता में वाद दायर कर सकता है। धारा 19, शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वाद। बी में इंस्टीट्यूट सूट कहां ला सकता है, ए फॉर कॉम्पनसेशन। अब देखिए, अब सबसे पहले हम यहाँ पे रीजन लिख रहे हैं। रीजन की शुरुआत हम पहले भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी आंसर की शुरुआत कर सकते हैं कि ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये सीपीसी के इस सेक्शन पे ऊपर बेस्ड है। तो यह समस्या सीपीसी की धारा 19 पर आधारित है, जो किसी व्यक्ति या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए वाद दायर करने से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। सेक्शन 19 ऑफ सीपीसी के ऊपर ये बेस्ड है, और साथ में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सेक्शन 19 अब क्या कहता है
तो सेक्शन 19 यहाँ पे हमें बताता है कि आप सूट कहां फाइल कर सकते हो। तो ये हमें सेक्शन नंबर 19 बता रहा है, तो बस हम सेक्शन नंबर 19 का जो रिलेवेंट पार्ट है उसको यहाँ पे कोट करेंगे और कोट करने के साथ साथ हम यहाँ पे अपना आंसर जो है वो बता देंगे। लेकिन आंसर फ्रेम करने पर एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, और ये मिस्टेक्स आप में से बहुत लोग करते हैं कि एक ही पैराग्राफ में अपना आंसर करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी किस तरीके से आप अपने आंसर को 2 पैराग्राफ में एटलीस्ट डिवाइड करें। कोशिश कीजिए, 2 पैराग्राफ हमें चाहिए ही चाहिए। जब 2 पैराग्राफ होंगे तो आपका जो आंसर होगा वो काफी बैलेंस्ड होगा और काफी आपका आंसर इफेक्टिव होगा। और जब आपकी कॉपी चेक होगी तो उन्हें पता होगा कि अच्छा दोनों में अलग अलग बातें लिखी है, एक बात का रिपीटेशन नहीं हुआ है ना, रिपीटेशन नहीं हुआ है। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि देखिए, जब बच्चा बोलना शुरू करता है ना, जब छोटा बच्चा बोलता है तो वो क्या करता है, वो कुछ भी बोलता है। छोटे बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं तो उनकी बातों में रेलेवेंस बहुत कम होता है। उन्हें जो भी समझ में आता है वो छोटी छोटी बातें भी सबसे डिस्कस करते हैं, सबको बार बार बताते हैं, चाहे लोगों को अच्छा लगे चाहे ना लगे। लेकिन छोटे बच्चे बोलना बंद नहीं करते क्योंकि उन्होंने नया नया बोलना सीखा होता है, तो उन्हें उसका बड़ा एक्साइटमेंट होता है बात करने का, बोलने का। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से हम ये सीखते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। उसी तरीके से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी होती है कि आपको अपनी प्रैक्टिस से ये सीखना है कि मुझे कितना पोर्शन एलिमिनेट करना है और कितना पोर्शन मुझे रखना है अपने आंसर में। अब देखिए, अब ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में मैं आपको ये बोलूंगा कि इसके आंसर में सेक्शन नंबर 17, 18, सेक्शन नंबर 17, 18 या सेक्शन नंबर 16 के लिए कोई स्कोप नहीं है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि वो सेक्शन नंबर 16 को भी जबरदस्ती कोट करते हैं, ये बताने के लिए कि देखो मुझे सेक्शन नंबर 16 के बारे में भी पता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेक्शन नंबर 16 का यहाँ पे कोई रेलेवेंस नहीं है, 17, 18 का कोई रेलेवेंस नहीं है। जिस सेक्शन का रेलेवेंस है बस उस सेक्शन को कोट कीजिए। रेलेवेंट आपके पास में जजमेंट है, आप जजमेंट को बताइए और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये एक मेथड मैंने आपको बताया अपने आंसर को कंक्लूड करने का। मैं आप लोगों को इसलिए मैंने एक दो टॉपिक्स भी मैंने आप लोगों को दिए हैं ताकि आप उन टॉपिक्स के ऊपर बिना देखे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। डेली आप एक काम कीजिए, अभी एक ब्लैंक शीट लीजिए, ब्लैंक शीट के ऊपर जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल आपने एविडेंस में प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस पढ़ा है, तो आप उन दोनों के बारे में क्या जानते हैं। आपने डाइंग डिक्लेरेशन सेक्शन नंबर 32 इंडियन एविडेंस एक्ट में आपने क्या पढ़ा है, तो आप उसके बारे में लिखिए, आप उसके बारे में लिखिए। एफआईआर के बारे में सीआरपीसी में आपने क्या क्या पढ़ा है, तो एफआईआर के प्रोविजंस के बारे में आप बिना देखे लिखिए। इसी से आपकी जो आंसर राइटिंग स्किल्स है वो इंप्रूव होगी। हमारे सेशंस में हम लोग ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करते हैं। जो हमारा मेंस का बैच चलता है, तो मेंस के बैच में हम लोगों ने पहले जो हमारा प्री का बैच था उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, लेकिन जो मेंस का बैच चल रहा है उसमें हम ऐसे बहुत सारे मेंस के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं वो स्टूडेंट के साथ में डिस्कस करते हैं, ताकि इन क्वेश्चन आंसर्स को पढ़कर, रीड करके और प्रैक्टिस करके स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने आप को आने वाले एग्जाम के लिए प्रॉपरली तैयार कर सके। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आने वाले वीडियोस में मैं और सब्जेक्ट्स के भी ऐसे डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के बारे में आपको बताऊं और ऐसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूं, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मुझे सब्जेक्ट्स भी बताइएगा, जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर आप चाहते हैं कि इस तरीके के डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग जो है वो होनी चाहिए, वो जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप लोगों को हमारा आरजेएस के मेंस के बैच में एनरोल करना है तो उसके लिए आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ में जो आने वाले दिनों में जुडिशरी क्लियर करने का सपना देख रहे हैं। मीनवाइल मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।